नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में भारत का अगला राज्य जो है आपका असम। असम पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य होता है और यह सेवल सिस्टम में भी शामिल होता है। सारे के सारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, वो सारे के सारे असम से टूटकर ही बने हुए राज्य होते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे असम को स्टार्ट करेंगे उसके गठन से। जब हम देखेंगे कि असम राज्य का गठन हुआ था तो कब हुआ था, तो 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को असम राज्य के एक पृथक राज्य के रूप में क्या कर दी जाती है, गठन कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। जब यह राज्य बन गया तो इसकी राजधानी बनाने की बारी आई। तो राजधानी किसे बनाया गया, दिसपुर को इसकी राजधानी नियुक्त किया गया, घोषित किया गया। दिसपुर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। दिसपुर क्या बना, इसकी राजधानी बना। आगे हम बात करेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री की जब हम चर्चा करेंगे तो आप देखोगे हेमंत विश्व शर्मा। कौन है, हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के प्रेजेंट में अभी क्या है, तो सीएम है, मुख्यमंत्री है। अब हम बात करेंगे यहाँ के राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल कौन है यहाँ के, गुलाब चंद कटारिया जी। कौन है भाई, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के प्रेजेंट में कौन है, तो भाई गवर्नर है या राज्यपाल है। हम यहाँ इतने बड़े राज्य में कितने जिले रहेंगे या कितने जिले हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर जिलों की संख्या को, तो 35 जिले। कितने भाई, इतने बड़े राज्य में 35 जिले हैं। कितने जिले हैं, 35 जिले। हम 35 जिलों में विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि भाई यहाँ पर विधानसभा सीटें या विधायक कितने बनते हैं, तो यहाँ पर विधायक बनते हैं 126। कितने बनते हैं, 126 यहाँ पर विधायक बनते हैं, विधानसभा सीटें हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ के जनघनत्व के बारे में। जनघनत्व की जब हम चर्चा करेंगे तो 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि यहाँ का जनघनत्व ठीक ठाक है। मतलब रहने में 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 397 व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं। आइए हम देखेंगे लिंगानुपात के बारे में, सेक्स रेशियो को भी देख लेते हैं। सेक्स रेशियो की जब बात करेंगे तो 958 प्रति 1000 मेल पर, मतलब की बात करें हम कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 958 महिलाएं। कितनी महिलाएं, 958 महिलाएं। आगे हम बात करेंगे यहाँ के साक्षरता दर की, पढ़े लिखे लोग कितने पाए जाते हैं भाई, तो 72%। मतलब कि 100 में से यदि हम बात करें तो 100 में से 72 लोग क्या है यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और बाकी क्या है आपके अनपढ़ मिलेंगे देखने के लिए। आगे चलिए बात करेंगे हम यहाँ के उच्च न्यायालय के बारे में। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका, गुवाहाटी में। गुवाहाटी आपका कहाँ पड़ेगा, तो दिसपुर की ही बिल्कुल पास में ही पड़ेगा आपको गुवाहाटी। यहाँ देखने को मिलेगा आपको, गुवाहाटी मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट या गुवाहाटी उच्च न्यायालय आपका असम का ही नहीं बल्कि अब पढ़ने वाले जितने भी पूर्वोत्तर राज्य रहेंगे कहीं ना कहीं वो सारे इसी उच्च न्यायालय से संबंधित होते हैं, या सारे के सारे यही, यानी कि आपका गुवाहाटी वाला उच्च न्यायालय ही सभी राज्यों का उच्च न्यायालय रहने वाला है। चलिए आगे देखिए, हम देखेंगे यहाँ के प्रतीक चिन्हों के बारे में। जब हम प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे यहाँ के, तो आप देखोगे यहाँ के पशु के बारे में। सबसे पहले यदि हम पशु के बारे में चर्चा करें तो यहाँ का है भाई भारतीय गैंडा। अब भारतीय गैंडा क्या है भाई, तो एक सींग वाला गैंडा को ही हम भारतीय गैंडा कहते हैं। यह क्या है, असम में ही मात्र पाया जाता है, असम में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला भारतीय गैंडा, जिसे हम एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं। यह असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क या कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हमें देखने को मिल जाता है और वहां पर इसका संरक्षण किया जाता है। इसलिए यहाँ का राजकीय पशु क्या बनाया गया है भाई, भारतीय गैंडा। आगे हम बात करेंगे पक्षी के बारे में। पक्षी हम देखेंगे तो आपको मिलेगा सफेद पंखों वाला बतख। मतलब कि बतख तो है, तो कैसा है भाई, सफेद, मात्र इसके पंख कैसे रहेंगे आपको देखने को मिलेंगे, सफेद मिलेंगे। बाकी गर्दन हम बात करें, वो पैर बात करें तो काले देखने को मिलते हैं। बाकी केवल पंख ही देखने को कैसे मिलेंगे, केवल तो मिलेंगे सफेद। तो वह पक्षी यानी कि बतख यहाँ का राजकीय पक्षी बनाया गया। हम बात करेंगे पुष्प के बारे में तो आपको मिलेगा फॉक्स टेल आर्किड। क्या है आपका, फॉक्सटेल आर्किड। दरअसल यह गुच्छों में उगने वाले पुष्प होते हैं। कैसे पुष्प होते हैं, गुच्छों में उगे हुए पुष्प होते हैं। और वही पुष्प क्या है यहाँ का राजकीय पुष्प नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है, उसका नाम है फॉक्सटेल आर्किड। आगे हम बात करेंगे यहाँ के वृक्ष के बारे में। जब वृक्ष के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको देखोगे होंगोल। कौन सा मिलेगा, होंगोल। अब देखिए होंगोल क्या है यहाँ का राजकीय वृक्ष, और हम बात करें फॉक्सटेल आर्किड क्या है यहाँ का राजकीय तो पक्षी, सॉरी माफ कीजिए, पुष्प है आपका। तो ये दोनों आपको याद रखने, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे बिल्कुल वेरी इंपोर्टेंट भाई, मान के चलिए IMP आपका मिल ही जाएगा आपको।
इसको तो लगा ही लीजिए कि भाई ये आपका बनता ही रहता है कि पूछा जाता है। बताइए असम का राजकीय नृत्य क्या है? तो क्या है भाई? बिहू। या फिर पूछ लिया जाता है बताइए बिहू नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है या संबंधित है? तो कौन से राज्य से रहेगा? आपका असम से हो जाता है। तो बिहू आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। भाषा की बात करें तो असमिया, बोडो और बंगाली, एक प्रमुख 3 भाषा यहाँ पर बोली जाती है। कहां पर? असम में। आगे हम बात करेंगे गीत की, तो ओ मुर अपुनर देश, मतलब कि असम की यदि राजकीय गीत की बात करें तो लोग बाग यहाँ पर जब गाते हैं अपने राज्य के लिए गीत तो बोलते हैं कि ओ मुर अपुनर देश, ओ मुर अपुनर देश। आगे हम बात करेंगे यहाँ से संबंधित खेल के बारे में, तो धोप खेल यहाँ का राजकीय खेल बनाया गया। दरअसल यह मैदान में एक सिंगल गेंद से खेला जाने वाला खेल होता है। मात्र इसमें एक गेंद रहती है और इससे क्या किया जाता है? मैदान में खेला जाता है। यही यहाँ का राजकीय खेल बनाया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, अन्य बिंदुओं को देख लेते हैं जिनमें हम देखेंगे यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। नदियों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे प्रमुख नदी जो सबसे इंपोर्टेंट भी हो जाती है भैया, इससे पूछा ही जाता है, पूछा जाता है वो कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में प्रवाह करती है, सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो असम में। और असम की सबसे बड़ी नदी ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी दरअसल आपकी अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आपकी असम में प्रवेश करती है और आपकी दिसपुर गुवाहाटी से होती हुई कहाँ निकल जाती है? यह निकल जाती है आपकी पश्चिम बंगाल में। और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी होती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होती है? तो वही ब्रह्मपुत्र होती है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चलिए इसको याद रखना आपने को कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह भारत की सबसे चौड़ी नदियों की श्रेणी में आती है। ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे मानस नदी। मानस नदी दरअसल आपकी कहां से निकलती है? तो यह आपकी इस वाले एरिया से होती हुई कहां मिल जाती है? तो ये मिल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है क्या? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपको इसी नदी पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कौन सी नदी है? ये है मानस नदी। चलिए आगे देखेंगे दूसरी आपकी तीसरी जो आपकी बराक नदी। ये प्रमुख 3 नदियां असम की मुख्य नदियों की श्रेणी में आती है। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, मानस नदी और बराक नदी। ये प्रमुख 3 नदियां हो जाती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय सॉरी माफ कीजिए बांध जो आपका सुबनसिरी लोअर बांध है, जो आपकी सुबनसिरी नदी पर ही बनाया गया है। कौन सा बांध है? सुबनसिरी लोअर बांध। सुबनसिरी लोअर बांध यहाँ का मुख्य बांध की श्रेणी में आता है और एकमात्र ही बांध है जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। और कौन सी नदी पर बनता है? तो इसका नाम भी कौन सा है? सुबनसिरी नदी पर ही बनता है। दरअसल सुबनसिरी नदी पर बनता है लेकिन सुबनसिरी नदी बहुत कम मात्रा में कहां पर? असम में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर बनने वाले प्रमुख झरने या जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो पहला है आकाशी गंगा जलप्रपात, दूसरा शिवकुंड जलप्रपात और कांकोचांग जलप्रपात, चंदुबी जलप्रपात और नोहकलिकाई यानी कि नोहकलिकाई जलप्रपात प्रमुख यहाँ के जलप्रपातों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें आपका आकाशी गंगा जलप्रपात मोस्ट हो जाता है, शिवकुंड जलप्रपात भी मोस्ट हो जाता है जो प्रमुख जलप्रपातों की श्रेणी में आता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में। जब हम यहाँ के मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपका इसमें एक और IMP लगा दीजिए बिल्कुल, आपका कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जो मान्यता है दरअसल वो ये मान्यता है कि कहते हैं कि जब माता सती के भगवान विष्णु जी द्वारा क्या कर दिए गए थे? टुकड़े कर दिए गए थे। तो जब वो 52 टुकड़े पृथ्वी पर
जगह जगह पर गिरे थे, तो एक टुकड़ा जो गिरा था वो कहाँ गिरा था, असम के कहाँ, गुवाहाटी में गिरा था। और गुवाहाटी में एक मंदिर के नाम में, मंदिर के नाम से पूजा जाता है, जो कौन सा है आपका, कामाख्या देवी। कहते हैं कि यहाँ पर माता जो सती थी उनकी योनि गिरी थी। क्या गिरी थी, योनि गिरी थी। और वो गिरने के कारण यहाँ पर क्या की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। एक चीज और यहाँ पर मान्यता है कि हर महीने में यहाँ पर कामाख्या देवी के मंदिर के पीछे ही एक नदी निकलती है, जो यहाँ की लोकल नदी है। उस नदी का पानी हर महीने में लाल हो जाता है। मात्र कितने दिन के लिए, तो 4 से 5 दिन के लिए। तो ये हमें दर्शाता है कि आज भी धार्मिक मान्यता के अनुसार हम यदि बात करें तो आज भी हमारा धर्म सबसे उच्च लेवल पर आता है, कि आज भी वहां पर ये जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है, तो साइकिल को दर्शाता है, पीरियड को दर्शाता है, मासिक चक्र को दर्शाता है। किनके, तो माता सती के। तो ये हमें क्या धार्मिक मान्यता में क्या मिलता है, दिलचस्पी मिलती है। तो कौन सा मंदिर है भाई, कामाख्या देवी का मंदिर, जो कहाँ मिलेगा हमें देखने के लिए, गुवाहाटी में मिलेगा, जो असम का प्रमुख मंदिर की श्रेणी में आती है। आगे हम बात करेंगे कौन सा, तो वो है आपका महाभैरव मंदिर। देखिए जहां माता देवी माता का क्या मंदिर मिलेगा देखने के लिए, वहां पर हमें भैरव बाबा का मंदिर भी बिल्कुल जरूर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक मंदिर और जो है आपका महाभैरव मंदिर, तीसरा भुवनेश्वरी देवी मंदिर, चौथा आपका नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, महाभैरव मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ का, कहाँ का, असम का। पूछा ही जाता है, पूछा जाता ही है और कई बार आया है, पूछा गया है कि बताइए कामाख्या देवी मंदिर दरअसल किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में, आपका असम में। और किन से संबंधित है, तो माता सती के 52 शक्ति पीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है, कौन सा, कामाख्या देवी मंदिर का। आइए आगे हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में। जब हम यहाँ के प्रमुख त्योहारों में देखेंगे तो बिहू पर्व, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बिहू नृत्य के बारे में। अब देखेंगे बिहू पर्व। बिहू पर्व दरअसल ग्रुप में किया जाने वाला एक नृत्य होता है, जो सामूहिक रूप से एक दूसरे के क्या होते हैं, हाथों में हाथ पकड़कर आगे पीछे किया जाता है, वो होता है आपका बिहू नृत्य होता है। ठीक है, और वो ये जो आप बिहू त्योहार देख रहे हो, यह बिहू त्योहार पे ही बिहू नृत्य पेश किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, देखेंगे पटकाई, ये भी लोग यहाँ का त्योहार है। हम बात करेंगे बैसाखू और मी डैम मीफी, ये तो मान के चलिए दोस्त आपका एक तो बिहू और एक का मी डैम मीफी त्योहार भी यहाँ का प्रमुख हो जाता है, मी डैम मीफी। और अबुबाची पूजा, देखिए अबुबाची पूजा यह कामाख्या देवी से संबंधित है, यह कामाख्या देवी से ही संबंधित है। क्या, तो अबुबाची पूजा। आगे हम बात करेंगे और क्या है यहाँ का, तो मांजुली महोत्सव और चाय महोत्सव और बैखो महोत्सव, ये प्रमुख त्योहार जो आपके असम में मनाए जाते हैं, जिसमें आपका बिहू पर्व, दूसरा आपका देहिंग पटकाई, तीसरा आपका वैसाखू और मी डैम मीफी और अबुबाची पूजा, मांजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव और वैखो महोत्सव, ये प्रमुख त्योहार जो हो जाते हैं असम में मनाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ के लोक नृत्यों के बारे में, कि यहाँ से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। जब हम लोक नृत्यों की बात करते हैं, लोक नृत्य की जब चर्चा करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ का जो सबसे प्रमुख लोक नृत्य होता है वो तो हो जाता है बिहू। कौन सा है, बिहू। चूंकि अब बिहू बार बार पूछा गया है, बिहू बिल्कुल एकदम से रट लिया गया है, तो अब ज्यादातर इसके बाद जो दूसरा सबसे वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है, वो दूसरा लोक नृत्य होता है बागुरुम्बा। कौन सा होता है, बागुरुम्बा, जो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। देखिए बिहू के बाद यही इंपोर्टेंट है, मान के चलिए कि पूछा ही जाता है, बागुरुम्बा। ठीक है, लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित, तो किससे रहेगा भाई, असम से रहेगा। बिहू, बागुरुम्बा, बिछुआ, नट पूजा, महारास, नागा नृत्य और झुमरा, ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हो जाते हैं, तो असम के हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ के लोक गीतों के बारे में, कि यहाँ पर गाए जाने वाले प्रमुख लोक गीत कौन कौन से हैं। जब हम लोक गीतों की चर्चा करेंगे तो जिसमें बिहू फिर से आ जाएगा। भाई देखिए एक चीज समझ लीजिए, बिहू अगर कुछ भी मनाया जा रहा है, त्योहार, लोक नृत्य, लोक गीत, उत्सव, महोत्सव, कुछ भी मनाया जा रहा है, सीधा अपने को कहाँ लगा देना है, असम लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे लोक गीतों के बारे में। तो बिहू, लोरी, विवाह गीत, धान गीत और सूत गीत। देखिए धान गीत दरअसल धान लगाते समय यहाँ पर क्या किए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके धान गीत होते हैं। लोरी भी यहाँ का मुख्य गीतों की श्रेणी में आता है। देखिए हम मानते हैं कि लोरी हम बच्चों को सुनाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सामूहिक रूप से भी लोरी का बहुत अच्छे से गायन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, असम में किया जाता है। आइए
आगे अब हम देखेंगे यहाँ की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि असम में पाई जाने वाली रहने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो जिनमें आपकी कार्बी, बोडो, बोडो तो मान के चलो भाई ये पूछी जाती है, गारो, डिचामा और कुकी, ये प्रमुख 5 जनजातियां हो जाती हैं जिनमें कार्बी, बोडो, गारो, डिमाचा और आपकी कुकी, ये प्रमुख जनजातियां हो जाती हैं। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यानों में यदि हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं दोस्त पूरे भारत के। यदि हम बात करें इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों की बात होती है तो यहाँ पर आपके मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में हम पढ़ेंगे यहाँ के कुछ इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों को, जैसे कि आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्त इसको बिल्कुल मान के चलो इंपोर्टेंट अपने को लगाना ही है तो लगाना है बिल्कुल IMP। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि पूछा जाता है और इससे बनता है कि यह जाना जाता है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। अब क्वेश्चन कैसा बनता है वो समझ लो। क्वेश्चन ऐसा बनता है, पूछा जाता है कि बताइए भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है? यह जाना जाता है आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा जाना जाता है? कांजीरंगा नेशनल पार्क या कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे की हम बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, देह पटके राष्ट्रीय उद्यान और आपका नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपके यहाँ के हो जाते हैं या प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन सा आपका? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ के प्रमुख शहरों के बारे में या पर्यटक स्थलों के बारे में या फिर यहाँ पर प्रमुख स्थलों के बारे में। चलिए स्टार्ट करेंगे अपन प्रमुख पर्यटक व शहर, पर्यटक स्थल व शहरों के बारे में, जिनमें सबसे इंपोर्टेंट भैया आपका दिसपुर हो जाता है। अब दिसपुर में क्या खूबी है इसको समझते हैं। दिसपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सबसे पहले तो यही कि भाई ये क्या है, तो असम की राजधानी है। और क्या चीज है? और क्या है भाई? तो और असम का सबसे बड़ा शहर भी भाई कौन सा है? दिसपुर है। बिल्कुल इंपोर्टेंट कौन सा? गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट। गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट आपका यहाँ का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय, माफ कीजिए, सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कौन सा है आपका? गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट या हवाई अड्डा। पूछा जाता है कि बताइए गोपीनाथ बारदौली हवाई अड्डा या गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस में जाएगा भाई? असम में। किस शहर में जाएगा? तो जाएगा कौन से में? दिसपुर में। चलिए आगे हम बात करेंगे दूसरा शहर जो आपका कौन सा? गुवाहाटी। गुवाहाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो असम का पहले तो उच्च न्यायालय देख लेते हैं कि असम का उच्च न्यायालय है, इसे न्यायिक राजधानी कहते हैं असम का। दूसरा कामाख्या देवी मंदिर कहाँ मिलेगा? गुवाहाटी में। कौन सी पहाड़ी पर है? तो नीलांचल पहाड़ी पर है भैया। कौन सी पहाड़ी पर? नीलांचल। अब तीसरा और भी इंपोर्टेंट समझ लीजिए भाई, कौन सा? पूर्वी रेलवे जोन। बिल्कुल मान के चलिए ये तो पूछ ही जाता है, पूछा जाता है कि भाई बताइए पूर्वी रेलवे जोन, भारत का पूर्वी रेलवे जोन किस शहर में या किस राज्य में स्थित है? तो शहर की बात करें तो गुवाहाटी, राज्य की बात करें तो असम में चला जाता है पूर्वी रेलवे जोन। अब हम बात करेंगे सिलचर के बारे में। सिलचर, सिलचर, अच्छा सिलचर पड़ेगा कहाँ पर? मैप में यदि हम बात करें सिलचर की तो सिलचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, यहाँ देखने को मिलेगा आपको शहर जिसका नाम है सिलचर। सिलचर। चलिए अब बात जाते हैं कि सिलचर जाना किस लिए जाना था। तो सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर शहर तक एक बनाई गई, यानी कि एक सड़क, क्या बनाई गई है? एक सड़क बनाई गई है जिसे पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहा जाता है। देखिए मान के चलिए कि आपका असम के सिलचर से लेकर आपकी गुजरात के पोरबंदर तक के लिए एक सड़क बनी हुई है, एक क्या है आपका रोड बनी हुई है, और जिसे हम बोलते हैं क्या? पूर्वी पश्चिमी गलियारा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी रोड है आपकी, बहुत बड़ी सड़क है और इसे नाम क्या दिया गया है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा। अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बताइए भाई। तो ऐसे बनेगा, पूछा जाएगा कि बताइए पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन दो बिंदुओं को जोड़ने का काम करता है? तो कौन सा आपका? असम का सिलचर और गुजरात का पोरबंदर तक, ये दोनों सड़क क्या करती है? एक दूसरे को कनेक्ट करती है। चलिए आगे हम बात करेंगे जोरहट के बारे में। जोरहट किस लिए प्रसिद्ध है आपका? जोरहट, अच्छा जोरहट किधर पड़ेगा आपका? इधर
तो इसमें देखेंगे इधर आपको देखने को मिलेगा जोरहट, जोरहट यहाँ देखने को मिल जाएगा। जोरहट इसलिए प्रसिद्ध है, तो जोरहट असम का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। और एक चीज और समझ लेना दोस्त, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य भी कौन सा है आपका, तो असम रहता है। कौन सा रहता है, असम। असम के जोरहट में और आपके सिलचर वाले एरिया में यहाँ पर आपकी बहुत ही मात्रा में क्या की जाती है, चाय की खेती की जाती है, चाय के बागान लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जोरहट इसलिए प्रसिद्ध है, असम का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो असम के जोरहट में किया जाता है। आगे हम देखेंगे अगले शहर को जो है कौन सा आपका, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो भारत में पहली बार तेल के कुएं पाए गए थे भैया, कहां पर, डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ आपका इसलिए प्रसिद्ध है कि अगर भारत में कहीं पहली बार तेल का उत्खनन हुआ था या तेल पाया गया था तो कहां पाया गया था, डिब्रूगढ़ में पाया गया था। अच्छा, और किस लिए प्रसिद्ध है, पहली बार तेल के कुएं तो पाए गए थे, और किस लिए, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक के लिए। भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक में बनता ही रहता है कि बताइए भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सा है, तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ कहां पड़ेगा, असम में। कन्याकुमारी तमिलनाडु का हिस्सा है आपका, सबसे नीचा वाला हिस्सा है आपका कन्याकुमारी या केप कमोरन, जिसे हम मुख्य भूमि का पश्चिम या सबसे दक्षिण, माफ कीजिए, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु भी कहते हैं। तो डिब्रूगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है, एक तो तेल के कुएं पाए गए थे, दूसरा यहाँ पर ही आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक के लिए क्या है, आपकी भारत की सबसे लंबी रेल लाइन डाली गई है। आगे हम बात करेंगे शहरों में या क्षेत्रों में, तो आपका डिगबोई और नाहरकटिया। अच्छा, डिगबोई और नाहरकटिया किस लिए जाने जाते हैं, तो यह भारत के प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं। यहाँ पर क्या बनाए गए, तो भारत के प्रमुख तेल शोधक, क्योंकि देखिए तेल निकल रहा है, कहां से निकाला गया था, डिब्रूगढ़ से। अब उसको शोधन भी तो करना पड़ेगा, कच्चा माल को हमें क्या करना पड़ेगा, शोधना पड़ेगा, तब जाके तो उपयोग लायक होगा। तो क्या हुआ, आपका डिगबोई और नाहरकटिया में इसके तेल शोध कारखाना स्थापित किए गए। तो आपका नाहरकटिया और आपका डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है, तो तेल शोध कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए बात करेंगे एक अन्य बिंदुओं में या मुख्य बिंदुओं में आपका जो रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे भारत की सबसे चौड़ी नदी, देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, तो आपकी ब्रह्मपुत्र। और हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से होता है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है आपके कैलाश पर्वत के नीचे नेपाल के पास में आपको मिलेगी मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से उद्गम होता है और यह कहां पर, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई कहां आती है, तो असम में आती है, और असम में जाने के बाद आपकी कहां मिल जाती है, तो ये चली जाती है आपकी कहां पर, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है दोस्त, क्या बन जाता है, इसका नाम बन जाता है क्या, जमुना। इसे क्या बोला जाता है, जमुना। और जमुना नदी क्या होती है कि फिर जैसे ही नीचे साइड आती है तो इधर गंगा नदी का भी नाम परिवर्तित हो गया आता है। जब वो कहा जाती है बांग्लादेश में, उसे पद्मा कहा जाने लग जाता है। तो पद्मा में मिल जाती है कौन सी नदी, वो आपकी जमुना नदी। और जमुना नदी जैसे ही पद्मा में मिलती है तो इसका और फिर नाम चेंज हो जाता है, या एक नाम, नया नाम निकल के आता है, जिसे कहा जाता है मेघना। और ये नदी कहाँ गिर जाती है, तो ये गिरती है, या ये कहाँ मिलती है, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल की में होती, माफ कीजिए, बांग्लादेश में होती है, कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे हम बात करेंगे माजुली द्वीप के बारे में। इसको भाई इंपोर्टेंट लगाई लीजिए आप। क्यों लगाना इंपोर्टेंट, इसलिए लगाना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्त। यानी कि हम बात करें कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अगर किसी नदी के बीचों बीच कोई द्वीप निकला है और वो कोई सबसे बड़ा द्वीप है तो वो कौन सा है, माजुली द्वीप। जो कौन सी नदी पर है आपका, जो आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपका एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। और माजुली नदी द्वीप इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसे पूरा का पूरा एक जिला घोषित कर दिया गया है असम का। ये रहा आपका माजुली, माजुली द्वीप। इसको असम में एक जिला घोषित कर दिया गया है। इसका यदि हम एरिया की बात करें, यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो 929 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो कौन सा आता है, माजुली नदी द्वीप। इसे क्या किया गया है, तो इसे एक जिला घोषित कर दिया गया, पूरा का पूरा जिला इसे क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर बनता है, कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी पर है, तो कौन सी नदी आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी से निकला हुआ है, ब्रह्मपुत्र।
नदी के बीचों बीच। कौन सी नदी के बीचों बीच निकला हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच निकला हुआ है आपका माजुली द्वीप, और यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अब हम देखेंगे जो आपका असम है, इससे लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, या असम किन देशों के साथ या कितने देशों के साथ या फिर कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, इसको देख लेते हैं। जब हम बात करेंगे उत्तर वाले क्षेत्र में, उत्तर वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो यह आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भूटान राज्य के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। कौन से राज्य के साथ? भूटान के साथ। यहां हम देखेंगे तो यहां लगता है भूटान। यहां कौन सा राज्य लगता है? यहां भूटान राज्य लगता है। भूटान, अच्छा भूटान लगता, तो इधर क्या लगेगा? इधर लगेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, देखिए भूटान आपका एक देश है और अरुणाचल प्रदेश क्या हो गया? आपका राज्य हो गया। अब और कौन सा हो गया भाई? तो अरुणाचल प्रदेश के बाद हम बात करेंगे, इधर आपको देखने को मिलेगा जो आपका देश राज्य है वो है आपका नागालैंड। कौन सा लगेगा? नागालैंड। और नागालैंड के बाद यदि हम बात करें तो नीचे साइड में आपको इधर लगेगा जो कौन सा रहेगा? वो आपका मणिपुर। मणिपुर। और कौन सा लगता है भाई? तो और लगता है आपका मिजोरम। और कौन सा लगेगा? और आप देखोगे तो इसी के साथ में जो लगने वाला जो राज्य है या इससे लगने वाला जो राज्य वो है आपका कौन सा? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा भी इसकी बहुत कम पर बाउंड्री को टच करता है, त्रिपुरा। और इधर आपको लगेगा मेघालय, और इधर आपको लगने को लगेगा या इधर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। देखिए ये इतने राज्यों के साथ और एक देश के साथ क्या करता है? बाउंड्री साझा करता है या बाउंड्री को टच करता है। देश कौन सा हो गया? भूटान हो गया। कौन सा हो गया? भूटान। उसके बाद हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये प्रमुख कितने? तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 राज्यों के साथ, और आपके भूटान, और इधर थोड़ी सी मात्रा में आपका टच करता है बांग्लादेश को। बांग्लादेश, ये आपके 2 देशों को, और कितने राज्य? तो आपके 7 राज्यों के साथ क्या करता है? बाउंड्री साझा करता है। इस सारा का सारा जितना भी आपके असम से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देख चुके हैं, और इससे बनने वाले जितने भी पॉइंट रहे इंपोर्टेंट पॉइंट वो भी हम सारे के सारे मार्क कर चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले राज्य के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, और इस पूरी की पूरी वीडियो की जो पीडीएफ रहेगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हम डाल देते हैं, और वहां से आप इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो और आराम से अपने क्या बना सकते हो? अच्छे से अच्छे अपने नोट्स बना सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।